हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है सैटरडे, तो एक खास सेशन कर लेते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मेंस लेवल के पीक्यूआरएस करने वाले हैं आज की क्लास में, और ये एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए दोनों के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, शुरू में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करेंगे इस आधे घंटे की क्लास में क्वेश्चंस आपको और अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल के मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये क्लास हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। एसएससी बैंकिंग वालों को जो कोर्स में एनरोल्ड है वाईटी कॉम्बो में, ऑलरेडी ये क्लास मिल चुकी है। कोर्सेज़ के बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। आ जाओ पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। लास्ट और फर्स्ट वर्ड को पकड़ लेना है आपको। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट वर्ड या फ्रेज जो भी आपको मिले उसको पकड़ लेना है। अब ये कोई टेक्निक नहीं है, मतलब साइंस नहीं है कोई, ये है तो आपकी ग्रामर की नॉलेज ही। बस उस ग्रामर की नॉलेज को मैंने एक टेक्निक में आपको चेंज कर दिया है इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो लास्ट और फर्स्ट वर्ड को पकड़ने से क्या होता है, आपको अपने आप पेयर्स बन के मिल जाएंगे कि कौन सा किसके साथ जुड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ होती है एक प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, प्रेपोजिशन सर अपने बाद लेती है नाउन को या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, ये तो है ना। तो अगर ऑफ प्रेपोजिशन है तो मुझे या तो इसको विद से मिलाना है या पोइट्री से मिलाना है या बिन से मिलाना है। ही से तो मिला नहीं सकता, सी के बाद सी तो आएगा नहीं। तो ऑफ के बाद में ए बी और डी में से अगर एक को रखना हो तो आप किसको रखेंगे। ए एक प्रेपोजिशन है, बी एक नाउन है और डी एक वर्ब है। तो प्रेपोजिशन के बाद में आप रखोगे एक नाउन को, तो सी के बाद बी आएगा। ये मैं आपको रीजनिंग का बेसिस बता रहा हूँ, कैसे रीजनिंग आपको लगानी होती है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया ले लो, वैसे पढ़ करके ज़्यादा पढ़ के कुछ पता नहीं लगेगा। आप सीधे ऑफ के बाद में नाउन को कनेक्ट कर दो पोइट्री को, तो सी के बाद में बी आएगा। देखो, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं आ सकती, प्रेपोजिशन के बाद में दूसरी प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। तो सी बी जहाँ नहीं आ रहा है वो आपका आंसर नहीं है। देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं है। इससे एक एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ लिखा हुआ है हैड। हैव फैमिली की कोई भी वर्ब हो, हैव हो चाहे हैज़ हो चाहे हैड हो, उसके बाद में या तो आता है नाउन या उसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैव फैमिली की वर्ब मेन वर्ब हो तो उसके बाद में नाउन आता है। अगर हैव फैमिली की वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, मेरे पास एक पेन है। और आई हैव डन इट, यहाँ पे हैव के बाद V3 आएगी, हैव यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब हैड के बाद देख लो नाउन और V3 कहाँ कहाँ आ रही है। देखो, ये आ रहा है एक नाउन, ये आ रहा है एक प्रोनाउन और ये आ रही है V3। ये तो आ नहीं सकता इसके बाद, क्योंकि बी तो ऑलरेडी सी के बाद आ चुका है। अब हैड के बाद बचेगा या तो सी या बचेगा डी। डी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, म्यूजिक हैड बिन, म्यूजिक हैड बिन। देख रहे हो, म्यूजिक हैड ही की बजाय म्यूजिक हैड बिन ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। टेक्निकली हैड के बाद ही आ सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन ही तो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ब की जो ज़्यादा सूटेबल लग रही है। तो एक पेयर बन गया ए और डी, एक पेयर बन गया सी और बी। अब देख लो 1 2 3, इन तीनों में से ए के बाद में डी कहाँ कहाँ आ रहा है। तो सर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा। बचे दो, अब इन दोनों में से एक आपका आंसर है। तो पहले ए डी बी सी बना लें, ए डी सी बी। तो ए डी सी बी कहता है विद क्लासिकल म्यूजिक हैड, अब देखो डी, बिन रादर लिमिटेड सो फार, अब देखो सी, ही राइट्स बुक्स ऑफ पोइट्री बट हिज कॉन्टैक्ट। नहीं बैठ रहा, नहीं बन रहा ना, सेंटेंस बन ही नहीं रहा। अब देख लो इस वाले को, यहाँ बन जाएगा, सी बी ए डी को बना दो। तो ही राइट्स बुक्स ऑफ सी, अब आएगा बी, पोइट्री बट हिज कॉन्टैक्ट, अब आएगा ए, विद क्लासिकल म्यूजिक हैड, अब आएगा डी, बिन रादर लिमिटेड सो फार। तो ही राइट्स बुक्स ऑफ पोइट्री, वो पोइट्री की किताबें लिखता है, लेकिन उसका जो नाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, और किसके साथ में, क्लासिकल म्यूजिक के साथ में वो रहा था, हैड बिन, बहुत ही लिमिटेड, कुछ हद तक लिमिटेड, रादर, या रादर का मतलब होता है कुछ हद तक, तो कुछ हद तक लिमिटेड ही रहा था सो फार अभी तक। तो किताबें तो पोइट्री की लिखता था, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक से कोई ज़्यादा, म्यूजिक से उसका ज़्यादा कोई कनेक्शन या राबता नहीं था। सेंटेंस ऐसे बनेगा, तैयार होगा। ये क्वेश्चन सच में 10 सेकंड का ही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये तरीका फॉलो करना है, लेकिन इससे क्या होता है जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना, मान लो आपने इससे 100 सेट्स बना लिए ऐसे, इसी तरीके से लास्ट और फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट पकड़ के 100 सेट्स बना लिए, तो ये तरीका आपके व्यवहार में आ जाएगा। फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन दिखेगा, वहीं हाथों हाथ निपटाओगे तब आगे बढ़ोगे, है ना। तो ये तरीका थोड़ा मुझे ईजी लगता है, बाकी पढ़ के सीधे हो जाए तो और भी अच्छा है।
चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर हो गया CBAD, ठीक है, CBAD। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लास हमारे SSC बैंकिंग कॉम्बो कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स के अंदर सारे टॉपिक्स को मैं आपको सिस्टमेटिकली कवर करवाता हूँ बैंकिंग और SSC के लिए, चाहे स्टार्टर्स हो, कनेक्टर्स हो, PQRS हो, एरर्स हो, इम्प्रूवमेंट हो या क्लोज टेस्ट हो, हर टॉपिक को आप इन कोर्सेज में मेरे साथ सीखते हो। इस ऐप को आप डाउनलोड करें इन कोर्सेज का फ़ायदा लेने के लिए। YET योर इंग्लिश ट्यूटर को फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक मैंने डाल दिया है। ऐप पे आपको बैंकिंग कॉम्बो मिलेगा, सारे टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, प्रीलिम्स और मेंस, क्लैरिकल और PO, हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही आपको मिलेगा SSC का कॉम्बो भी, प्रीलिम्स और मेंस का सारा सिलेबस आपका SSC का इंग्लिश का यहाँ पे कवर हो जाएगा। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप लिखना सीखना चाहते हो तो 60 से 70 घंटे में मेरे साथ प्रैक्टिस करके राइटिंग सीख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ऐप कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट से डाउनलोड कर लेना। और ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन और कोर्सेज। अगेन फॉर्मूला वही है, सारे फॉर्मूला को लगा लो, कोशिश करके बताओ मुझे। ठीक है, मैंने लास्ट और फर्स्ट फ्रेज को ले लिया। अब देखो मैंने द के साथ में अमेरिकन सिस्टम को भी ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि द तो एक आर्टिकल है ना। देखो आर्टिकल तो क्या, एक डिटर्मिनेंट है, तो अपने को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इनको पकड़ना होता है। तो आर्टिकल के साथ में मैं नाउन को जनरली ले ही लेता हूँ, क्योंकि उसके बिना आर्टिकल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मैं लास्ट फर्स्ट वर्ड यहाँ पे द को नहीं मान रहा हूँ, मैं फर्स्ट वर्ड मान रहा हूँ अमेरिकन सिस्टम को, और यहाँ पे मान रहा हूँ ईयर्स को। आर्टिकल के साथ में नाउन ले लिया करो, ताकि क्योंकि आर्टिकल की कोई कंबाइंड अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, द का अकेले का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो हो तो आपको कई चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे आपको एक फ्रेज दिखेगा ओवर, और यहाँ दिखेगा द ईयर्स, ओवर द ईयर्स। हर तरीके से आपको दिमाग लगाना है, तिगड़म लगानी है यहाँ पे। ओवर द ईयर्स फ्रेज दिखा ना आपको, ओवर द ईयर्स का मतलब क्या होता है? ओवर द ईयर्स का मतलब होता है कई सालों के दौरान। ओवर द ईयर्स इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन टू 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स। कई सालों के दौरान भारत की इकोनॉमी इतने डॉलर्स ग्रो होकर के बड़ी हो चुकी है, ओवर द ईयर्स। तो ओवर द ईयर्स को अगर देखें तो बी के बाद में सी आना चाहिए। ठीक है, अब देख लो बी के बाद में सी कहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, अगेन फर्स्ट और सेकंड में से एक आपका आंसर है। अब दूसरा काम क्या करेंगे? ट्रेनिंग, ये है एक नाउन। नो टाइम, ये है एक नाउन। ओवर, ये हो गई प्रेपोजिशन, इससे जुड़ गया ईयर्स। अनसुपरवाइज्ड, एक हो गया एडजेक्टिव, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया अमेरिकन सिस्टम। दूसरी चीज़ आप ऐसा कर सकते हो, द अमेरिकन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, चलो आपने 19th या 20th नंबर जो वीडियो है किसकी, अपने बेसिक्स की, अगर आपने वो वीडियो देखी हो 19th और 20 वीडियो, उसमें आपको मैंने करवाए थे इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? नेगेटिव एडवर्ब जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए, क्लोज की शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब्स, जैसे हार्डली, बेडली, स्केर्सली, नॉट ओनली, है ना, नेवर, नीदर। तो जब भी ऐसी आपको नेगेटिव एडवर्ब्स मिल जाएं शुरू में क्लोज के, तो उस क्लोज में इन्वर्जन कर देती हैं। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और मेन वर्ब को बाद में रखा जाता है। तो एक इन्वर्जन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो, इज हेल्पिंग वर्ब, ट्रेनी सब्जेक्ट, लेफ्ट मेन वर्ब। इन्वर्जन तभी होता है जब सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा हो, तो क्वेश्चन वाला साइन तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन क्वेश्चन वाले सेंटेंस की वजह से नहीं है, बल्कि नेगेटिव एडवर्ब की वजह से है। अब वो नेगेटिव एडवर्ब है एट नो टाइम। ठीक है, शायद 19th और 20th पार्ट ही हैं। आप पार्ट्स देख लेना क्या नंबर है। ग्रामर सीरीज बेसिक्स, जो आप सभी को मैं पहले करने के लिए बोलता हूँ इस कोर्स को शुरू करने से पहले, होपफुली आप कर भी चुके हो, है ना। तो नीदर, नोर, एट नो टाइम, नो वेयर, हार्डली, बेरली, स्केर्सली, नॉट ओनली, ओनली देन, ओनली लेटर, ये सभी नेगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस में इन्वर्जन को ला करके देती हैं। तो एट नो टाइम इज अ ट्रेनी लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड। बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा? तो सी के बाद में आ गया ए, ठीक है, और बी के बाद में आया सी। अब बचा डी। डी या तो यहाँ आएगा या डी यहाँ आएगा, या तो डी शुरू में आएगा या डी लास्ट में आएगा, या तो डी बी सी ए या बी सी ए डी है।
तो DBCA और BCAD में से देख लो कुछ आ रहा है क्या? BCAD तो कहीं नहीं आ रहा, हाँ DBCA आ रहा है। बैठा कि नहीं बैठा? अब इसको पढ़ के देखो। द अमेरिकन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग डी इज अ, डी के बाद बी, हैज़ बीन रिफाइंड ओवर द ईयर्स। अमेरिकन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग रिफाइन हो गया है कई सालों के दौरान। एंड और एट नो टाइम इज अ ट्रेनी लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड, किसी भी वक्त पे एक ट्रेनी को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ा जाता है। बन गया सिस्टम। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी नहीं है करने के लिए, तरीका आपका यही है, ठीक है। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। 100 क्वेश्चंस कम से कम आपको PQRS के कर लेने हैं एग्जाम से पहले। क्वेश्चन दिखे वही निपटा दोगे आप एग्जाम में। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये प्रैक्टिस ही है आपकी, ये पूरा कोर्स प्रैक्टिस कोर्स ही है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना, और ये क्वेश्चन एक क्लासिक क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करना ईजी नहीं है, आप करके देख लो, मैं आपको खुद बताऊंगा भी ये क्वेश्चन क्यों मुश्किल है। करके देखो सभी लोग। चलो, मिसिज लॉर्ड हैज़ को सबसे पहले पकड़ा करो। जिस देखो, अगर मॉडल मिल जाए या बी फैमिली की वर्ब मिल जाए या डू फैमिली की वर्ब मिल जाए या हैव फैमिली की वर्ब मिल जाए, अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए ना किसी भी फैमिली की, तो उसके बाद आपको पता है क्या लगता है? मॉडल के बाद में बेस फॉर्म, बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद नाउन या वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू फैमिली के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल गई हैज़, इसके बाद में आनी चाहिए V3 या फिर इसके बाद में आना चाहिए नाउन। तो मिसेज लॉर्ड हैज़ वर्कड इन द सेंट्रल, या तो ये बन जाएगा, या मिसेज लॉर्ड हैज़ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी फॉर मैनी ईयर्स। लाइब्रेरी यहाँ पे नाउन हो गया हैज़ नाम की मेन वर्ब के बाद। अगर ये मेन वर्ब है तो उसके बाद में लाइब्रेरी नाम का नाउन आ गया। आई हैव अ पेन एंड मिसेज लॉर्ड हैज़ अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैव डन इट, शी हैज़ डन दिस, है ना। तो मिसेज लॉर्ड हैज़ वर्कड इन सेंट्रल, जो भी सेंट्रल है आगे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है C और A दोनों ही सेट बैठ रहे हैं, लेकिन C ज़्यादा सेट बैठेगा। क्यों बैठेगा? आप ऐसा बोलते हो ना, आई हैव ए कार, तो ये बात जमती है, ठीक है, ये बात जमती है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो ना, आई हैव अ जिम, भाई जैसे मेरे पास कार है वैसे मेरे पास जिम भी है। जिम नहीं है आपके पास, आई ओन अ जिम, हैव नहीं यूज़ करोगे। या फिर आप बोलोगे आई रन अ जिम। आ रही बात समझ में? कार के मालिक हो सकते हो, लाइब्रेरी के मालिक नहीं हो सकते आप। लाइब्रेरी को रन कर सकते हो, लाइब्रेरी को ऑन कर सकते हो, ओन नाम की वर्ब से बताओगे, ना कि हैज़ नाम की वर्ब से। तो मिसेज लॉर्ड हैज़ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, गलत सी बात है। ऐसा बोल सकते हो मिसेज लॉर्ड रन्स या ऑन्स अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, है ना, ये बनता है। तो इसलिए मैं इसको A को प्रीफर नहीं कर रहा हूँ हैज़ के बाद, मैं प्रीफर कर रहा हूँ C को। तो यहाँ पे D के बाद में C बैठ गया। और इसको पढ़ के भी देख लो। इन 1966 मिसेज लॉर्ड हैज़ वर्कड इन द सेंट्रल। अब देखो इसके बाद में जो लगेगा वो आगे देख लेंगे। तो D के बाद C कहाँ नहीं आ रहा सर? देखो D के बाद C यहाँ नहीं आ रहा है इमीजिएटली, D के बाद C यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, एक जो है बाहर निकल गया। अब बाकी के देखेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ सेंट्रल क्या हो सकता है? इन द सेंट्रल 1996 हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। C के बाद D तो आ नहीं सकता। तो इन द सेंट्रल आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस होगा, या इन द सेंट्रल चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। आपने सुना होगा सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पुलिस स्टेशन, सेंट्रल चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। आ रही बात समझ में? ऐसे कनेक्ट करना है अपने को। तो C के बाद में आएगा A, C के बाद में आएगा A। तो आपका बन गया D C A। अब क्या बचा? अब बचा B। या तो B आएगा यहाँ पे या फिर B आएगा यहाँ पे, या तो BDCA है या DCAB है। तो DCAB कहाँ आ रहा है? DCAB यहाँ आ रहा है, ठीक है। और BDCA वो आ रहा है यहाँ। तो आंसर आपको पता लगे इन दोनों में से एक है। अब दोनों को पढ़ लो, अब आपकी ग्रामर लगेगी दोनों में से कौन सा सही बैठ रहा है, मीनिंगफुली वो सही हो जाएगा। तो अगर इसको पढ़ें पहले BDCA को, तो मान लो ऐसा DCAB को ले लेते हैं, चलो भाई ठीक है। इन 1966 में मिसेज लॉर्ड ने काम किया है सेंट्रल चिल्ड्रन लाइब्रेरी में कई सालों के लिए, फॉर मैनी ईयर्स। और कब? ज्वाइन करने के बाद सर्विस को। ठीक बैठ रहा है सेंटेंस। और दूसरे को पढ़ो। दूसरा कह रहा है BDCA, ठीक है। इसमें कह रहा है आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस इन 1966 मिसेज लॉर्ड हैज़ वर्कड इन सेंट्रल चिल्ड्रन लाइब्रेरीज फॉर मैनी ईयर्स। दोनों सही बैठ रहे हैं।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? सही दोनों ही बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक ही सही है। अब यहाँ पे आपको ग्रामर का जो अपना वो लगाना है, सारा अपना जो है नॉलेज। देखो ये कह रहा है कि 1966 में, अगर डीबीसीए की बात करूँ, डीसीएबी की बात करूँ, ठीक है, तो 1966 में मिसिज लॉर्ड काम कर चुकी हैं लाइब्रेरी में कई सालों के लिए। ये सेंटेंस गलत सेंटेंस है। जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट लग जाती है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस हैज़ प्लस V3 या है प्लस V3 यूज़ नहीं कर सकते हो। पता ना आपको, एडवांस टेंसेज में बेसिक्स में हो चुका है। जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट लग गई, जब भी आ गया यस्टरडे, लास्ट वीक, इन 1996, इन 1966, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन दैट ईयर, ऑन दैट डे, एडवर्ब ऑफ पास्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी काम नहीं है। तो ये 1966 जो है ना, मिसिज लॉर्ड के काम करने को नहीं बता सकता। ये 1966 जो है, इससे सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते हो आप। आपको ये 1966 को किसी और के साथ जोड़ना पड़ेगा, और वो ये काम होगा ये। आ गई बात समझ में? तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस इन 1996 मिसिज लॉर्ड हैज़ वर्कड इन सेंट्रल चिल्ड्रन लाइब्रेरी फॉर मैनी ईयर्स। ये पूरा का पूरा अब एक एडवर्बियल टाइम बन गया। कब हुआ ये सारा काम, है ना? ये सब होने के बाद, सर्विस को ज्वाइन करने के बाद मिसिज लॉर्ड ने काम किया। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कुछ लोगों ने इसका ए लगाया होगा, कुछ लोगों ने इसका सी लगाया होगा, लेकिन अगर आप सी लगा रहे हो तो ही सही बनेगा। ए लगा रहे हो तो उस केस के अंदर आप टेंस का रूल जो है उसको ख़राब कर रहे हो। एडवांस टेंसेज में आप देख चुके हो, एडवर्ब ऑफ पास्ट के साथ में, एडवर्ब ऑफ पास्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़े, सी आंसर हो गया इसका। अब देखो एक सेंटेंस नहीं है, अब 4 सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा टेम्पो हमने बढ़ा दिया है ना। लंबे लंबे 4 सेंटेंसेस को आपको एक पैराग्राफ में बिठाना है। कोशिश करेंगे सभी लोग, फिर मैं करवा देता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। मैं बोलता हूँ ये हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो आपने आज तक एग्जाम में फेस किए होंगे। ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो शायद ये भी प्रीवियस ईयर का ही होगा। वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये PQRS का, अगर आप कर सको तो। चलो, व्हेन द गेम ऑफ लाइफ इज फाइनली ओवर देयर इज नो सेकंड चांस टू करेक्ट आवर एरर्स। जब जिंदगी खत्म हो जाती है, लाइफ का खेल खत्म हो जाता है फाइनली, तो हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं होता अपनी गलतियों को सही करने का। टाइम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी बट डिमांड्स अ सेंस ऑफ रिगार्ड। टाइम जो है अपॉर्चुनिटी को ऑफर करता है, मौके को ऑफर करता है, लेकिन टाइम मांगता है एक ग्रेट सेंस ऑफ रिगार्ड को। आपको रिगार्ड का सेंस टाइम को देना पड़ेगा, टाइम की इज्जत करनी पड़ेगी। टाइम मौका तो देता है, लेकिन टाइम अपनी इज्जत भी करवा लेता है आपसे। मौका तभी देगा जब इसकी इज्जत करोगे। कहने का मतलब समझ गए ना? टाइम इज ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड। टाइम जो है ग्रेटर इक्वलाइजर है, बड़ा इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर का मतलब होता है बैलेंसिंग फोर्स, जो चीज़ों को इक्वलाइज करे, इक्वल बनाए, ठीक है? तो टाइम एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग फोर्स है ऑल ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए, सभी इंसानों के लिए। कभी आपकी ज़िंदगी ख़राब बीतेगी, आप परेशान हो जाओगे, फिर ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे, आपको पुराना जो है बैलेंस हो जाएगा, फिर कुछ ख़राब दिन आएंगे। इस तरीके से आपका इक्वलाइजर की तरह काम करेगा टाइम, एक जैसा एक तरफ पलड़ा नहीं झुकने देगा। फिर कह रहा है इट हैज़ टेकन अवे द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ अस विदाउट रिगार्ड ऑफ इधर। कह रहा है ये हमारा ना टेक अवे कर चुका है हमारे में से सबसे अच्छे को और सबसे बुरों को। इसने जो है हिटलर को भी मारा और इसने आइंस्टीन को भी मारा। मतलब टाइम के साथ सभी चले गए, हम में से अच्छे और हम में से सबसे बुरे भी। और कह रहा है बिना किसी रिगार्ड के, बिना किसी तवज्जो के, दोनों में से किसी को भी। तो सबको ये बराबर कर देता है, अच्छे को भी मार देगा, बुरे को भी मार देगा, टेक अवे कर देगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इसको बराबर करना है ना। सेंटेंस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सेट है ये। अब आपको इसमें थोड़ा सा न्यूएंसेस में जाना पड़ेगा। न्यूएंसेस का मतलब होता है सटल डिफरेंसेस, यानी कि बारीकियाँ। अब इसकी बारीकियाँ पढ़ते हैं अपने, कहाँ से अपने को हिंट मिल रही है। देखो ये इक्वलाइजर की बात कर रहा है। इक्वलाइजर का मतलब होता है बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है? बैलेंसिंग फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स कौन सी होगी? जो बुरे और अच्छे को बराबर में बैलेंस करे। और ये बात इसने यहाँ पे की हुई है, समझ रहे हो? मेरे को तो ये हिंट मिल रही है। टाइम इज ए ग्रेटर या द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड। इट हैज़ टेकन अवे द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ अस विदाउट रिगार्ड ऑफ इधर। तो सी के बाद में डी तो बन ही गया ना। अब इट से टाइम कनेक्ट हो गया, ठीक है ना? टाइम को आपने बताया ग्रेटर इक्वलाइजर, और इट से आपने बता दिया कि इसने कैसे इक्वलाइज किया, अच्छे और बुरे दोनों को लेकर के जाता है। तो सी से सर डी कनेक्ट हो रहा है, और सी के बाद में डी आएगा।
डी पहले नहीं आ सकता सी से, क्योंकि पहले टाइम आएगा फिर टाइम के लिए इट आएगा। बात आ गई इतनी समझ में। अब सी और डी देख लो कहाँ कहाँ आ रहे हैं इसी सीक्वेंस में। तो सी डी यहाँ आ रहा है, सी डी यहाँ आ रहा है, सी डी यहाँ नहीं आ रहा, सी डी यहाँ आ रहा है, 3 में तो आ रहा है। अब और देखो, टाइम जो है अपॉर्चुनिटी को ऑफर करता है और जब डिमांड करता है ग्रेट सेंस ऑफ रिगार्ड को। और यहाँ क्या बोल रहा है, जब लाइफ का गेम ओवर हो जाता है तो कोई दूसरा मतलब जो है सेकंड चांस नहीं होता हमारी एरर्स को कनेक्ट करने का। मेरे को ये बताओ, अगर बी और ए को कनेक्ट करना हो, देखो कनेक्ट भी हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, टाइम की इज्जत, सेंस ऑफ रिगार्ड, फिर टाइम ख़त्म हो गया, जब गेम ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया, ओवर हो गया, तो फिर कोई सेकंड चांस नहीं मिला कोई एरर्स को सही करने का। तो मौका तो मिलता है लेकिन मरने से पहले मिलता है। टाइम की तवज्जो करो, जब वक्त ख़त्म हो जाएगा तब कोई दूसरा चांस नहीं है। बैठ रहा है ना लॉजिकली, लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, न्यूएंसेस के अंदर जा रहा हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पहले बी आएगा और फिर ए आएगा। अब ऐसा क्यों? देखो पहले आप क्या बोलोगे, टाइम मौका देता है लेकिन टाइम कहता है कि मेरी इज्जत करो। फिर आप बोलोगे जब लाइफ ख़त्म हो गई, यानी कि टाइम ख़त्म हो गया, एक तरीके से आप चले गए, मतलब कोई भी इंसान मर गया, तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा हमारी एरर्स को करेक्ट करने का। आगे बात समझे? तो पहले तो बोल रहा है मौका मिलता है, फिर बाद में बोल रहा है जब टाइम खत्म हो जाएगा तब मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए सेंस ऑफ रिगार्ड टाइम के लिए होना चाहिए। लॉजिकली देखा जाए तो बी के बाद में ए आएगा। और मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, इससे ज़्यादा हिंट इस क्वेश्चन में किसी ने किसी को दी नहीं है। ठीक है, सी डी और बी ए। अब इसके बेसिस पे अगर आप अपना आंसर बना सको तो आपका आंसर बन गया। इसीलिए मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। अब मैंने इन तीनों को बनाया था अपना आंसर। किन किन को बनाया था? सी डी को जहाँ कहाँ लिया था, सी डी को यहाँ लिया था, सी डी यहाँ, सी डी यहाँ। और फिर मैंने बोला कि बी के बाद में ए आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, यहाँ ए भी आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ए सी डी। देखो यार ये तो कुछ और ही आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है। मान लो बी बना दो इसको, है ना, ये ए और बी हो गया, या फिर इसको ए बनाओगे इसको बी बनाओगे तो बी और हो गया। तो ये भी नहीं बैठ रहा, मतलब बी के बाद में ए आएगा ना, सी डी बीच में आ गया तो दोनों बी और ए क्लब ही नहीं हो रहे, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं। और मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, अगर पेपर में फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ में ना आए तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना। क्या करना है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है क्या नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखे, आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और पढ़ते ही आपको लगे कि यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम है, मतलब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो भाई सोचने का टाइम पेपर में बहुत कम होता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। अगर पेपर के लास्ट में आपके सेक्शन में इंग्लिश में टाइम बचा हुआ है, ज़रूर से इसको एक अटैम्प्ट दो, है ना, डू अटैम्प्ट इट। लेकिन नहीं बचा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना है, ठीक है ना। 100 में से 100 नहीं लाने ना, अपने को मेरिट थोड़ा आएगी, अपनी हार्वर्ड में थोड़ा जाना है अपने को तो एग्जाम क्लियर करना है। तो जितने आ जाए 1-2 छोड़ दो, बाकी सही करे हो गया एग्जाम क्लियर। ठीक है, चलो। तो एक सीख है आपके लिए छोटी सी। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, सब लोग ट्राई देंगे इसको एक। कह रहा, बट रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन हैव डेवलप्ड अ सरप्राइजिंग वे टू मेक टॉसिंग आउट फ्यूचर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट ईजियर ऑन द एनवायरनमेंट। कह रहा है लेकिन रिसर्चर्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में, उन्होंने डेवलप किया है, और कहाँ पे क्या डेवलप किया है, एक बहुत ही हैरानी वाला तरीका, सरप्राइजिंग वे। और क्या करने के लिए? बनाने के लिए टॉस आउट करने का काम। टॉस आउट करना मतलब किसी चीज़ को घुमा के बाहर फेंक देना। जैसे बच्चे का एग्जाम होता है तो वो किताबों को फेंक देता है ना, गोल घुमा के, टॉस आउट करता है वो उनको। तो कह रहा है दूर घुमा के फेंक देने का, डिस्कार्ड कर देने का। और किसको? फ्यूचर के स्मार्टफोन्स को, टैबलेट्स को ईजियर। तो इन्होंने एक तरीका निकाला है कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को फेंक पाएंगे आसानी से, और किस पे? हमारे एनवायरनमेंट पे ईजी बना करके। अभी आप स्मार्टफोन फेंकते हो, टैबलेट फेंकते हो, एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज करते हैं वो। उसकी बैटरी कहीं भी फट जाएगी, उसका कचरा हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर जमा रहेगा। तो आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने डेवलप कर दिया है। ये सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रीज़न क्या है इसका? ये बट से शुरू हो रहा है, बट से, हाउएवर से, ऐसे सेंटेंसेस कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनते हैं। तो ए आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ए से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। आपने पढ़ लिया, आगे देखो। एज मैनी एज 50 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ आवर ओल्ड स्मार्टफोन्स, पीसीज, टीवीज एंड अदर डिवाइसेस वर डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ द न्यू थिंग।
कह रहा है लगभग 5 करोड़ मीट्रिक टन के हमारे पुराने स्मार्टफोन्स, 5 करोड़ स्मार्टफोन्स नहीं है, 5 करोड़ स्मार्टफोन्स नहीं है, 5 करोड़ मीट्रिक टन, इतने किलो के स्मार्टफोन्स, पीसीज और टीवीज और दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उनको डिस्कार्ड किया गया था, टॉस आउट किया गया था, डिस्पोज ऑफ किया गया था। और किस लिए भाई? फेवर में नई थिंग के, नई टेक्नोलॉजी के। इन फेवर ऑफ का मतलब किसी दूसरी चीज़ को फेवर करते हुए, पुराना आईफोन फेंक दिया, नया ले आए, ऐसा हुआ था पिछले, जब भी हुआ होगा ऐसा, है ना। ये हो गया बी। अब सी देख लो, दे आर रिप्लेसिंग द बल्क ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इन मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स विद वुड्स। कह रहा है ये दे पता नहीं कौन है, अभी अपने को डिसाइड करना है। कह रहा है ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं ज़्यादातर टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को, ऐसे मटेरियल्स को जो एक तो टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो पर्यावरण में अपने आप डिग्रेड ना हो, जो प्लास्टिक की तरह हमेशा हज़ारों साल तक पड़ा रहे। तो ऐसे मटेरियल को, ज़्यादातर ऐसे मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर में, वुड के साथ में, लकड़ी के साथ में। तो लकड़ी के माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे। अब कौन बनाएंगे हमें नहीं पता। आगे बढ़ो। Our global obsession with ephemeral consumer electronics is fast resulting in a massive global garbage problem। हमारा जो वैश्विक ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून किसी काम को करने का, तो हमारा जो जुनून है एफेमरल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एफेमरल का मतलब होता है टेम्परेरी या लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो हमारे गैजेट्स ऐसे ही है ना, 2 साल 3 साल 4 साल, बस इतनी उम्र है इनकी। तो हमारा जो ऑब्सेशन है ये थोड़े टाइम तक रुकने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए ये बहुत तेज़ी से रिजल्ट इन हो रहा है। इसका नतीजा निकल रहा है एक बहुत बड़ा ग्लोबल वैश्विक गंदगी की प्रॉब्लम, गार्बेज की प्रॉब्लम। अब मेरे ख्याल से आपने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया होगा। देखो पहला डॉट कहाँ कनेक्ट हुआ, ये रिसर्चर्स है कुछ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं फ्यूचर में कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन्स और टैबलेट्स को हम आसानी से, ईजियर टर्म्स में, इन्वायरमेंट पे जो आसानी से हो, इस तरीके से फेंक पाएंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या, ये जो लोग हैं ना रिसर्चर्स, ये ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो रिप्लेस कर रहे हैं लकड़ी के साथ में, लकड़ी को इन टॉक्सिक जो है मटेरियल से। ये दे जो आया है इन रिसर्चर्स के लिए आया है, पहले ए वाला सेंटेंस आएगा फिर सी वाला सेंटेंस आएगा, और दोनों बिल्कुल साथों साथ आएंगे, है ना, एक साथ आएंगे। तो ए और सी कहाँ कहाँ साथ आ रहे हैं सर, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, बिल्कुल उल्टे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी नहीं आ रहे। फर्स्ट आंसर है, थर्ड आंसर है। अब दोनों को पढ़ के देख लो, इजीली आपको पता लग जाएगा। देखो फर्स्ट के अंदर क्या कर रहा है, डीबी को पहले ले रहा है, कह रहा है आवर ग्लोबल ऑब्सेशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स, एफेमरल इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल गार्बेज प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई किया, हमारा एक जुनून है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो रिजल्ट हो रही है। फिर यहाँ बताया कैसे हो रही है, 50 मिलियन गैजेट्स को हमने जो है अभी तक जो है डिस्कार्ड कर दिया है, 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑड स्मार्टफोन्स को। तो बी के बाद में पहले हमने किसको लिया, डी को लिया ना, तो पहले डी को लिया फिर बी को लिया, फिर हमने ए को ले लिया और ए में बता दिया कि रिसर्चर्स ऐसा कर रहे हैं, और डी सी में हमने बता दिया कि वो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है ना। इसको भी चेक कर लो, एक नज़र मार के देख लो। यहाँ कह रहा है कि हमने 50 मिलियन जो है डिस्कार्ड किया गया था, इतने सारे स्मार्टफोन्स को, और जो है मतलब नई टेक्नोलॉजी के फेवर में डिस्कार्ड किया गया था। और फिर बता रहा है हमारा ग्लोबल ऑब्सेशन जो है एफेमरल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो फास्ट रिजल्ट हो रहा है मैसिव गार्बेज प्रॉब्लम में। देखो ये भी आ सकता है, बीडीएसी भी हो सकता है। आपको लगेगा भाई सर शुरू में यहाँ से कर दिया हमने, ये 50 मिलियन फेंका था और फिर बता दिया कि गार्बेज की प्रॉब्लम हो रही है, और फिर आपने एसी को ले लिया, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा रहा है, हो तो ये भी सकता है। लेकिन इस वर्ड को पकड़ो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इफेमरल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपको हिंट देता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से है, वो इसने यहाँ बताए। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आंसर नहीं हो सकता। खूबी यही है मेंस के पेपर की, मेंस के पेपर की खूबी यही है कि 2 बच्चे जो होशियार हैं, टॉपर्स हैं, और 100 में से 100 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, या एसएससी का पेपर है तो 200 में से 200 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, या बैंक में 30-35 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो उनके पूरे क्वेश्चंस करने के बावजूद इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एक के 32 सही हों और एक के 34 सही हों। ठीक है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम आपको कहता क्या है, आपको तो 25 सही करके आने हैं।
अच्छा टॉपर बनना है आपको तो 25 सही करके आने हैं 35 में से, है ना। अगर आपको सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो मेंस, तो आपको सीजीएल के एग्जाम में 200 में से 170, 175 या 180 सही करके आने हैं, है ना। तो टॉपर्स के अंदर भी इसी वजह से थोड़ा डिफरेंस रह जाता है मेरिट का ऊपर नीचे। तो आपको इसको माइंड बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। दिमाग के हिसाब से यहाँ पे लॉजिकली ज़्यादा सूट करता है DBAC, DBAC। और अगर ना भी चलता हो दिमाग इतना, तो भी आपका BDAC भी सेट बैठ सकता है, कोई गलती नहीं है। अगर इस लेवल तक अगर आप पहुंच चुके हो ना, तो बाकी क्वेश्चन आप फोड़ के आने वाले हो, कहने का मतलब ये, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे DBAC आंसर होगा। करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, मैं अगर करेक्ट आंसर कुछ और होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा चेक करके, ठीक है। अभी मुझे आंसर्स पता नहीं है, DBAC मेरे हिसाब से है। अगर कोई और आंसर होगा तो वीडियो के लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा चेक करके, अगर ऐड नहीं कर रहा हूँ तो ये करेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये टाइप के क्वेश्चन तो मुझे ईजी लगते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन कुछ लोगों को ये हार्ड लगते हैं कि सर इसमें 6 आ गए। हुआ क्या है, इसमें फर्स्ट और 6 तो फिक्स्ड है अपनी अपनी जगह पे, इन दोनों को नहीं लाना, और बीच वाले 4 को आपको शफल करना है और पूरा मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ का कुछ मीनिंग निकले। इजी क्वेश्चन है। चलो सभी लोग जो है फटाफट से इसको ट्राई देंगे एक। चलो कह रहे वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा हुआ करता था। एंड दे डिडंट मूव द स्टोन, उन्होंने पत्थर को मूव नहीं किया, ठीक है। अब इसके बीच में पूरी कहानी है। वन नाइट ही हैड अरेंज्ड अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, एक दिन उसने अरेंज कर चुका था एक बड़े स्टोन को, एक बड़े पत्थर को रोड के बिल्कुल बीचों बीच। ऑफ कोर्स यहाँ पे ही जो है किंग से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। द पीपल इन हिज किंगडम वर एक्सट्रीमली लेजी, लोग उसके जो किंगडम में थे बहुत ही ज़्यादा लेजी थे, यानी कि समझ गए ना, आलसी थे, लेजी थे, लेथार्जिक थे। अगेन यहाँ पे हिज किंगडम के लिए हिज मतलब किंग की बात हो रही है। वन डे या ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास्ड ऑन दैट वे, अगले ही दिन एक मर्चेंट्स का, व्यापारियों का ग्रुप उस रास्ते से गुजरा। अब किसके अगले दिन, इस नाइट से अगले के दिन, नाइट में कुछ हुआ और अगले दिन ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वहाँ से गुजरा। और चौथे में क्या, द किंग वॉन्टेड टू टीच दैम अ लेसन, किंग चाहता था कि वो उन लोगों को एक लेसन जो है टीच करे। हिंट्स मिली आपको, ए के बाद में सी आएगा। एक नाइट में, वन नाइट, उसने एक पत्थर को रखवाया रोड के बिल्कुल बीच, अगले दिन एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वहाँ से उस रास्ते से गुजरा, ठीक है। तो ए के बाद में सी आएगा, ये मुझे पता लग गया। दूसरा मुझे क्या पता लगा, बी जो है ना, बी इसके बाद में आएगा डी। कैसे पता लगा, लोग जो थे बहुत लेजी थे और किंग चाहता था देम को, इन लोगों को एक लेसन को ट्रीट करे, जो है टीच करे। भाई पहले आप बताओगे लोग बड़े इस टाइप के थे, बेईमान थे, लेजी थे, फिर आप बताओगे कि राजा चाहता था कि इनको एक लेसन मिले, इनको एक सबक मिले, है ना। तो ए के बाद में सी और बी के बाद में डी, जहां पे दोनों ये फुलफिल हो जाएं, जहां पे दोनों फुलफिल हो जाएं वही अपना आंसर है। तो भाई बी के बाद में डी आ रहा है लेकिन सी के बाद में ए आ रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं बनेगा। ये तो ठीक है लेकिन ये गलत है, ठीक है। ए के बाद में सी आ रहा है, बी के बाद में डी आ रहा है, आंसर बन सकता है। अच्छा ए के बाद में सी नहीं आ रहा, बीच में गैप आ रहा है, छोड़ दो। इधर भी गैप आ रहा है, ये तो सेम ही हो गए यार, है ना, सेम ही हो गए। तो चलो आंसर क्या बन गया, 3 बन गया। तो एक राजा था, बी, पीपल उसके राज्य में बड़े लेजी थे, डी, किंग चाहता था कि उनको सबक सिखाए, ए, रोड के रास्ते बीच में उसने पत्थर रखवा दिया नाइट में, रात में, लास्ट में सी, नेक्स्ट डे लोग वहाँ से गुजरे और वहाँ से मतलब एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वहाँ से उस रास्ते से जो है गुजरा। और फिर आ जाएगा 6th, उन्होंने जो है स्टोन को मूव नहीं किया। आ रही बात समझ में, मतलब वहाँ से गुजरा लेकिन इतने लेजी थे, उन्होंने रास्ते से पत्थर को नहीं हटाया, साइड वाइड से गुजर गए होंगे, है ना। पत्थर देखा तो पत्थर को बड़े से स्टोन के पास में से, साइड में से ऐसे सकड़े होकर निकल गए। तो इस तरह के उसके लोग थे उसके राज्य में, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, 2 क्वेश्चन और है अपने पास। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सब लोग ट्राई दें इसको एक। चलो, द फर्स्ट एग शेल्स लेड ऑन लैंड वर वल्नरेबल टू ड्राइंग आउट। जो सबसे पहले एग शेल्स थे, एग शेल्स क्या होती है, एग की शेल, है ना, बाहर की जो है, समझ गए ना, शेल जो ले की गई थी, जो बिछाई गई थी लैंड पे, कह रहे वो वल्नरेबल थी, वो वीक, जो डिफेंसलेस थी, ड्राई आउट होने के सामने। ड्राई आउट होना मतलब सूख जाना, है ना, बिल्कुल मॉइस्चर के बिना हो जाना।
वल्नरेबल टू आप जानते हैं, इसमें टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वल्नरेबल टू ड्राइंग आउट, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म से बताया गया है। कह रहा दे kept their eggs moist by secreting water from glands in their skin instead। तो वो, अब ये दे कौन है हमें नहीं पता, कह रहा वो केप्ट करते थे अपने एग्स को मॉइस्ट, वो रखते थे अपने एग्स को नम, मॉइस्ट का मतलब है नम, और कैसे, सिक्रेट करके, छोड़ करके पानी को कई ग्लैंड्स में से, कई ग्रंथियों में से उनकी स्किन के अंदर बजाय इंस्टेड। अब ये कौन लोग हैं भाई, कैसे करते थे हमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सम फ्रॉग्स डू दिस स्टिल, कुछ फ्रॉग्स, कुछ मेंढक अभी भी ऐसा करते हैं। कह रहे द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ थिकर हार्डर एगशेल्स दैट प्रिवेंटेड मॉइस्चर लॉस। कह रहे जो पूर्वज थे बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के, पंछियों के और कीड़े मकोड़ों के, रेप्टाइल्स आप समझते हैं ना, तो रेंगने वाले जानवर होते हैं, सांप वाप। कह रहा है इन्होंने सभी ने, बर्ड्स ने, रेप्टाइल्स ने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, और कैसे, और ज़्यादा मोटी और ज़्यादा हार्ड एग शेल्स के जरिए, जो प्रिवेंट करती थी मॉइस्चर के लॉस को। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स यही प्रॉब्लम होगी। आगे देख लेते हैं चौथे वाले को। कह रहा द इंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स मे हैव गॉन अ डिफरेंट राउट। कह रहा लेकिन जो इंसेस्टर्स हैं मैमल्स के, है ना, स्तनपाई जीवों के एंसेस्टर्स जो हैं, हो सकता है वो गए हों एक दूसरे ही रास्ते, अ डिफरेंट रूट। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द मेक कोक्वेई कडल्स विद इट्स एग्स टू कीप देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मेल कोकू होता है, कोक्वी या क्या होता है पता नहीं, ये कडल विद करता है, ये गले लगता है। कडल विद करना मतलब चिपट जाना, है ना, तो ये कडल विद करता है अपने अंडों के साथ में, ताकि उनको ड्राई आउट होने से कीप कर सके, उनको सूखने से बचा सके। अच्छा सेंटेंस, अच्छा सेट है, बहुत प्यारा है। थोड़ा सा कोशिश करो, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। चलो, मेरे ख्याल से एक दो चीज़ें आपको मिल गई होंगी यहाँ पे। जैसे ये फर्स्ट एगशेल्स की जो प्रॉब्लम थी, इससे ये कनेक्ट हो गया सी वाला। जो फर्स्ट एगशेल्स थे वो वल्नरेबल थे ड्राई आउट होने के, और द इंसेस्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स ने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। तो ये जो दिस प्रॉब्लम है ना, दिस प्रॉब्लम, इससे ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये सॉल्व कैसे किया, और मोटी एगशेल्स के जरिए, जो मॉइस्चर लॉस को होल्ड करती थी, प्रिवेंट या जो है हडल में लाती थी, है ना, उनको रोकती थी। अब देखो ये वाला ए वाला मतलब जो है सी से कनेक्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला। अब इन तीनों को आपस में बिठाना है, ठीक है। अब ये दे आया ना, दे, ये या तो आया है एंसेस्टर्स के लिए, या आया है फ्रॉग्स के लिए, या आया है एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स के लिए। तीनों में से एक के लिए दे आया, हमें पता लग गया। तो ये जो दे है ना, इनसे पहले या तो बी आएगा या डी आएगा, समझ रहे हो। सी तो आई गए, सी तो आई गया कहीं ना कहीं, है ना। इसके बिल्कुल बाद सी आ रहा है, तो सी तो सबसे पहले आएगा ही। तो या तो फोर्थ आंसर है या फर्स्ट आंसर है। अब जो ये है ना दे वाला, वो इनके बाद में आएगा, या तो इसके बाद में आएगा, या इसके बाद में आएगा, या इसके बिल्कुल बाद में आएगा। और हमें एक चीज़ क्या पता लगी, ये जो डिफरेंट राउट है, ये डिफरेंट राउट, ये इस प्रॉब्लम सॉल्विंग से अलग नहीं हो रहा क्या भाई। इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऐसे, लेकिन एंसेस्टर जो मैमल्स के हैं ये अलग रास्ते चले गए, इन्होंने ऐसे सॉल्व नहीं किया। इनका सॉल्व करने का तरीका जो था डिफरेंट था, राउट अलग था। तो अगर मैं सी को डी से कनेक्ट करना चाहूँ तो ये भी तो हो रहा है, हालांकि ए बी यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, सी डी और सी डी दोनों जगह आ रहा है ना। तो सी और डी मेरे हिसाब से सबसे पहले आ जाएंगे। अब इन दोनों को अपने चेक कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अपने एग्स को मोइस्ट कौन रखता होगा, मैमल्स रखते होंगे, मैमल्स रखते होंगे, या फिर एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स रखते होंगे, या फ्रॉग्स की बात हो रही है। देखो ये अलग राउट पे गए हैं, वो राउट इन्होंने बताया है यहाँ पे। रूट क्या था वो अलग, डिफरेंट रूट क्या था। ये जो मैमल्स थे उनके एंसेस्टर्स ने एग्स को मॉइस्ट रखना शुरू किया, वाटर को अपनी ग्लैंड्स में से सिक्रीट करके स्किन में से बजाय किसके, बजाय मोटी एगशेल्स बनाने के। क्योंकि मैमल्स में तो एगशेल्स होती नहीं है, एग्स ही नहीं देते मैमल्स तो, है ना। स्तनपाई जानवर तो अलग टाइप के जानवर है ना, अंडे दिन देते हैं। तो इनके पास अंडों वाला सिस्टम ही नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, वाटर को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ये था इनका डिफरेंट रूट। तो डी के बाद में ए, और फिर बता रहा है जो ये काम ये करते थे, कुछ मेंढक आज भी करते हैं, सम फ्रॉग्स डू दिस स्टिल। और वो एग्जाम्पल के लिए इसने यहाँ बताया है, जैसे मेल कोक्वी, अब ये मेंढक ही होगा 100%, ये कोई फ्रॉग ही होगा। ये जो है कडल विद करता है, ये गले लग जाता है अपने अंडे के, ताकि इसको कीप कर सके ड्राइंग आउट करने से, है ना, ड्राई आउट होने से इसको अलग कर सके। आगे बात समझ में, सिस्टम बैठ गया ना पूरा। पहले आई प्रॉब्लम, फिर निकाला इसका सॉल्यूशन मैमल्स ने और रेप्टाइल्स ने, फिर बताया कि मैमल्स ने कुछ और किया,
बर्ड्स और रेप्टाइल्स ने तो ऐसे किया, लेकिन मैमल्स ने दूसरा रास्ता अपनाया। फिर बताया रास्ता ये था कि वो अपनी जो है स्किन की ग्लैंड से वाटर सिक्रेट करने लगे। फिर बताया कुछ मेंढक आज भी ऐसा करते हैं, और फॉर एग्जांपल देके बता दिया ये वाला मेंढक जो है ये अपने अंडों से चिपट जाता है। तो आपका जो सीक्वेंस बना, सही कौन सी सीक्वेंस बना, जो वो बना है सी डी ए और बी, सी डी ए बी। चलो आ जाओ लास्ट पे, ये भी बहुत अच्छा है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं ना, और मैंने क्या चुन चुन के निकाले हैं। थोड़े इजी वाले थे उनको अलग कर दिया, शुरू में ले लिए अपन ने, और जो अच्छे लेवल के उनको सबसे लास्ट में रखा है। एक वीडियो और करेंगे इस पर, नेक्स्ट वाली भी आपको ऐसे ही मिलेगी, ताकि थोड़ा अपना PQRS वाला सेक्शन जो अपने अच्छा कर सकें। चलो, द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स केम फ्रॉम अ 2.6 मिलियन ईयर ओल्ड साइट इन इथियोपिया। सबसे पुरानी साफ जो एविडेंस थी, जो सबूत था स्टोन टूल्स का, पत्थर के टूल्स का, वो एविडेंस आई थी 2.6 मिलियन ईयर ओल्ड साइट से। समझ गए ना, 2.5 करोड़ साल पुरानी एक जगह से, इथियोपिया के अंदर। कह रहे विद न्यू इन्वायरमेंट्स केम न्यू फूड सोर्सेज एंड नीड फॉर टूल्स टू प्रोसेस दीज फूड्स। नए इन्वायरमेंट्स के साथ में नए फूड के सोर्सेज भी आए, और साथ में आई एक ज़रूरत ऐसे टूल्स की, ऐसी चीज़ों की जो प्रोसेस करेगी इन सारे फूड्स को। तो इन्वायरमेंट नया, उससे नया खाना, और उसके लिए नए जो है टूल्स की ज़रूरत। कह रहा द कॉमन एजम्पशन हैज़ बिन दैट एज अफ्रीका's climate changed and forest companies gave way to savannas, early hominids diversified and the Homo genus emerged around 2.8 million years ago। कह रहा जो कॉमन एजम्पशन है वो ये रही है, सबका मानना ये रहा है, एजम्पशन मतलब मान लेना, विचार, बिलीफ, दैट वो ये कि जैसे ही अफ्रीका का क्लाइमेट चेंज हुआ और फॉरेस्ट कैनोपियों ने अपना रास्ता दे दिया है। गेव वे का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, है ना, ख़त्म हो जाना। कैनोपी का मतलब होता है पूरा एक जो है, मतलब एक छतरी सी होती है ना, उसको बोलते हैं कैनोपी। फॉरेस्ट कैनोपी का मतलब है बड़ा एकदम फॉरेस्टेड एरिया होता है, जो एकदम छायादार एरिया होता है। तो कह रहे जैसे जैसे अफ्रीका का जो क्लाइमेट हुआ चेंज हुआ और पेड़ कटते गए, फॉरेस्ट कैनोपियाँ हट गई, छायादार जो है पेड़ हट गए, और कहाँ पे गेव वे हो गए, उन्होंने रास्ता दे दिया सवाना को। तो कैनोपी वाले फॉरेस्ट से सवाना वाले फॉरेस्ट आ गए, जिनमें कम जो है छायादार जो है पत्तियाँ होती हैं। तो वैसे वैसे अर्ली होमोनिड्स थे, वो डाइवर्सिफाई हो गए। अब ये होमोनिड्स हमें नहीं पता क्या है, होमोनिड्स क्या होते हैं, ये डाइवर्सिफाई हो गए, और होमोजेनियस जो है वो इमर्ज हुए अराउंड 2.8 मिलियन अगो, इतने साल पहले। कह रहा लेटर सिमिलर टूल्स वर डिस्कवर्ड एट सेवरल अदर साइट्स इन ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। बाद में जाकर के ऐसे ही टूल्स जो हैं डिस्कवर किए गए दूसरी कई साइट्स पे, ईस्ट और सदर्न अफ्रीका के अंदर। फिर लास्ट बोल रहा है एन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कॉल्ड होमो हिबिलिस लाइकली मेड देम। तो एक अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर था होमो हिबिलिस, उन्हीं ने इनको बनाया था। फिर करें ग्रास लैंड में हैव प्रोवाइडेड सम एम्पल सोर्सेज ऑफ मीट, प्लांट्स एंड नट्स, वाइल द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड शेड एंड कवर टू प्रिपेयर दैम। जो ग्रास लैंड था, जो घास का मैदान था, उसने प्रोवाइड किया होगा बहुत सारी मीट को, बहुत सारे जानवरों को जो घास में चरते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स और नट्स को, है ना। और जबकि फॉरेस्ट ने प्रोवाइड किया एक तो शेड को और दूसरा कवर को, एक तो छाया को ऊपर, दूसरे से कवर को, ताकि इन मीट, नट्स और प्लांट्स को प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे आके खाया। अच्छा लेवल का है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अपने को चीज़ों को आपस में क्या करना है, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है। चलो एक चीज़ तो कनेक्ट हो रही है सीधे सीधे यहाँ पे बी के साथ में ए, अफ्रीकाज क्लाइमेट चेंज्ड और ऐसा ऐसा हुआ, बी बता रहा है। और ए क्या बता रहा है, नए एनवायरनमेंट के साथ में। देखो क्लाइमेट चेंज हुआ तो नया एनवायरनमेंट आया, नए एनवायरनमेंट के साथ में नए फूड सोर्सेज आए, और एक नई ज़रूरत आई जो टूल्स की थी इनको प्रोसेस करने के लिए। आ गई बात समझ में, एनवायरनमेंट हुआ चेंज और नए एनवायरनमेंट में नए फूड सोर्सेज आने लगे। बी के बाद में, ठीक है। अब बी के बाद में ए जा नहीं आ रहा, उस मामले को भूल जाओ। तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, या तो ये आंसर या तो ये आंसर, या तो सी से शुरू हो रहा है या डी से शुरू हो रहा है। अब सी और डी में से चेक कर लो इसके बाद कौन सा बैठेगा। सबसे पुरानी एविडेंस स्टोन टूल्स की आई थी 2.76 मिलियन ईयर्स पहले इथियोपिया में। डी बताता है कि एक अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स ने, जिसका नाम था कॉल्ड किया जाता जिसको हिबिलिस, शायद उसी ने इनको बनाया था, मेड देम आया इन टूल्स के लिए। और यहाँ पे सी बोल रहा है
बाद में जाकर के ऐसे टूल्स डिस्कवर किए गए दूसरी कई साइट्स पे भी ईस्ट और सदर्न अफ्रीका के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये भी टूल्स की बात कर रहा है और ये भी टूल्स की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है शायद इसने इन टूल्स को बनाया था, और यहाँ पे बोल रहा है बाद में जाकर के ऐसे टूल्स दूसरी जगह पे भी हमें मिले। तो देखो अगर आप लॉजिकली चलो तो पहले आएगा डी फिर आएगा सी। अब देखो कैसे, पहले टूल्स मिले, शायद टूल्स को होमो हिबिलिस ने बनाया था, और बाद में जाकर के लेटर ऐसे टूल्स डिस्कवर किए गए दूसरी कई साइट्स में भी अफ्रीका के अंदर, सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है ना, थोड़ा सा सिस्टम सा बैठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सी के बाद डी नहीं बैठेगा, सी के बाद भी डी बैठ जाएगा बिठाना चाहो तो। अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि एविडेंस मिली थी ऐसी, है ना, केम फ्रॉम 2.6 मिलियन ईयर्स अगो इन इथियोपिया, और बाद में ऐसे टूल्स जो है डिस्कवर किए गए थे दूसरी जगहों पे भी, और एक अर्ली ह्यूमन इंसेस्टर होमोसेपियंस ने शायद इन सभी को बनाया था। तो इसमें क्या होगा, ये टूल्स और सी वाले टूल्स दोनों ही डी बनाने लगेगा। और पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस के अंदर ये वाले टूल्स पहले डी ने बनाए, होमो सिविलिस ने, और फिर ऐसे टूल्स किसी और के बनाए हुए हमें कहीं और भी मिले। अब देखो ये बेटर, जो ये वाली चॉइस ज़्यादा बेटर है डी के बाद सी। क्यों? क्योंकि आगे यही बता रहा है कि ये डाइवर्सिफाई हो गए, होमोजीनस इमर्ज हुआ 2.8 मिलियन साल पहले, ये हमारी कॉमन एजम्पशन है ना। तो ये डाइवर्सिफाई हुए हैं, सॉरी, ये जो है डाइवर्सिफाई हुए हैं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, और बाद में जाके ईस्ट और सदर्न अफ्रीका के अंदर इन्होंने ऐसे टूल्स हमें डिस्कवर करवाए हैं। तो इनका बाद में दूसरी जगह पे टूल्स का डिस्कवर होना और इनका डाइवर्सिफिकेशन होना, ये दोनों साथ वाली बातें हैं। सी के बाद में बी बैठ रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं डी सी बी ए को रखूँगा ऐसे। समझ में आ गई बात? पहले डी को ले रहा हूँ, फिर सी को ले रहा हूँ, फिर बी को ले रहा हूँ, फिर ए को ले रहा हूँ, और लास्ट में जो है 6 आ जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि सी को मुझे बी से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और डी को मैं ए से ऑलरेडी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं डी को पहले रख के सी को बाद में रख के इसको बी से कनेक्ट कर रहा हूँ। चलो यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को। अच्छे क्वेश्चन से, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। दिमाग से इस वहम को निकाल देना कि सर मेरे तो इन 8 में से 6 नंबर आए, 6 नंबर भी नहीं आए, या 4 नंबर भी नहीं आए, या 2 नंबर ही आए, कोई बात नहीं। मेंस लेवल के सबसे चुनिंदा, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को इस सेशन में हमने डिस्कस किया था। अगर इन 8 में से 7 में से आप 5 या 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ में, आपकी तैयारी जो है सही ट्रैक पे है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ट्रैक पे आपको आना चाहिए, है ना। पहले प्रीलिम्स वाली वीडियोस देख लो, उसमें सिंपल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े मुश्किल वाले हैं। प्रीलिम्स वाले से यहाँ पे जो मूव ऑन करो मेंस की तरफ। चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन साइनिंग।